संबोधित करने वाला भी कि भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां भारत और चीन के युद्ध जैसे माहौल में भी चीन का साथ दे रही हैं। सिंह साहब, ऐसी राजनीतिक पार्टियों के साथ क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, इसमें एक तो आपकी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वामपंथी दल हैं, तो इनसे आप कोई उम्मीद न करें। मैं तो इनको इंसान में मैं गिनता ही नहीं, और जो इंसान नहीं वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। जो इंसान नहीं है वो हिंदुस्तानी हो नहीं सकता है। तो ये इनका क्या, आप जब आपको बता रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी की, मैंने आपको बोला था इनकी पृष्ठभूमि देख लो। 30 के दशक में जब इनका पहला अधिवेशन हुआ था, तो उस समय आपको बताया था कि एक लीडर थे इनके सत्य भक्त। ये बात मैंने पहले कही है कि सत्य भक्त ने कहा कि भैया इसका नाम होना चाहिए इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। इन्होंने नहीं इसको मारपीट के ना उसको सत्य भक्त को। जब ये पार्टीशन की बात हो रही थी तो इनका एक जनरल सेक्रेटरी था, अधिकारी, उसने कहा कि पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट किया कि ये बनना चाहिए। उसके बाद बीच में और कई चीज़ें हैं जो कि मैं उसको इतने अभी आपके सवाल को मैं आंसर को लंबा नहीं करना चाहता। 62 की लड़ाई में आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट किस तरीके से माला लेके तैयार थे। और इनके बाप जानते कौन है? इनका बाप पहले होता था स्टालिन, लेनिन, ये सब उन्हीं के बच्चे हैं ये। और दूसरा माओ, ठीक है। अब हुआ क्या कि 60s में, अर्ली 60s में जब स्प्लिट हुआ, इनके बापों में जब स्प्लिट हुआ वर्चस्व का झगड़ा लेके, तो ये भी यहाँ पर बेटे भी स्प्लिट कर गए। तो एक वो CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन गया, एक CPI और CPM बन गए ये दोनों, ठीक है ना। तो इनका परिवार चलता है वहां से, समझे कि नहीं। तो ये माला लेके तैयार थे ये 62 में। अब उसके तो इनसे जब 71 की लड़ाई हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं, 71 की लड़ाई हुई थी, तो बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन चलाया था, स्टीपल चेज। वो स्टीपल चेज इन्हीं लोग का, मतलब कि ये जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये लोग कल युद्ध होगा, ये इन लोगों को सबसे पहले इनको जेल में डालना चाहिए। ये आपके मूवमेंट्स को रोकेंगे, नक्सलाइट से मिलके आपका जो इंटर थिएटर मूवमेंट्स होते हैं, सारे ऐसे काम करेंगे। ये ऐसे सोशल मीडिया से ये अफवाहें निकालेंगे। इनकी पूरी फंडिंग है साहब वहाँ से। तो कम्युनिस्टों की तो बात छोड़ दीजिए, और माओवादी की। अब 1967 में आप देख लेना कि माओ ने क्या कमेंट किया था जब नक्सलवाड़ी से ये हुआ था। तो इनका रोल मुझे बिल्कुल हैरान नहीं करता है, ठीक है। लेकिन दुख की बात है कि हमारे यहाँ पता नहीं इनको इतनी इज्जत क्यों देते हैं। आपके टुकड़े टुकड़े गैंग, मतलब इस देश में मुझे लगता है कि हम अपने दिमाग से नहीं, हम ज्यादातर यहीं से सोचते हैं, यहां से सोचते हैं, या हम लोग इतने बिके हुए लोग हैं, हमारे में से कुछ ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि लाख तथ्य ला के दे दो आप। आदमी नंगा खड़ा है, वो नंगा हो गया पूरे दुनिया के सामने, लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग रहेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, ये तो इसने तो बहुत नेचुरल कपड़े पहने हुए। अब हम लोगों का जैसे यही, हम तो यही मशक्कत कर सकते हैं कि हम आपके पास सामने तथ्य लाए। तो तथ्य ये है कि कम्युनिस्ट पार्टीज का तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो दूसरी पार्टियां जो हैं, और दूसरी पार्टियां में मेन स्ट्रीम, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं। मैं कभी भी, मैं आपको बता, मेरा कोई राजनीतिक, ना मेरा कोई एम्बिशन है,
ना मुझे कोई लालसा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप जब भी कोई काम लालसा से करते हैं, सरस्वती उस दिन मेरे को छोड़ देगी। इस बात पर मेरा पूरा विश्वास है कि जब आप किसी से कुछ लेना चाहते हैं ना, वो समझ जाता है वो आदमी। और अगर आप किसी के पास जाते हैं, वो जानता है कि ये इसको मेरे से कुछ लेना नहीं है, आप उसकी आंखों से आंखें में डाल दें। इसीलिए आपको कुछ पार्टियों में लोग, जिस पार्टी की मैंने बात की, वो सब आपको ज़्यादातर लीचड़ की तरह लोग लेंगे, उनको सब कुछ न कुछ चाहिए। वो हैदराबाद का गवर्नर भी जो था ना, एक जिसके वो वीडियो वायरल हुए थे, उसको बुढ़ापे में भी कुछ न कुछ चाहिए था। किस लिए चाहिए था? वो एक बड़ा वकील है अपने आप को, उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, तो आपने देखा कि उसको भी क्या चाहिए है उसको, क्योंकि वो वकालत के पैसे से उसका दिल भरा नहीं, तो उसको ये। तो देखिए, ये सबसे दुखद ये है कि मैं हमेशा से कहता था कि जब से ये महिला आई है, विदेशी महिला, ये बाय अपब्रिंगिंग एंड बाय प्रोपेंसिटी, आइडियोलॉजिकल प्रोपेंसिटी, ये बेसिकली माओइस्ट, लेफ्टिस्ट भी नहीं, माओइस्ट। अब हुआ क्या कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाते हैं। जो इंट एजेंसीज होती हैं ना, वो इंट एजेंसीज कैसे कंट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं? कुछ पॉलिटिशियंस को, उनको प्रमोट करती हैं, कुछ आपके मीडिया में लोगों को प्रमोट करती हैं, कुछ मीडिया हाउसेस को प्रमोट करती हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखवाने में वो करती हैं, कुछ बिजनेस हाउसेस को वो करती हैं, कुछ जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करती हैं। जहां भी आपको फिशर्स मिलेंगे जिस तरह के, वो लिवरेज तैयार करते रहते हैं। और फिशर्स नहीं है तो वो फिशर्स, वो लिवरेजेस तैयार करते हैं वो, कि चले भाई तू ये दिस पैंथर दैट टाइगर, मतलब वो दिस पैंथर पार्टी, ये टाइगर पार्टी, वो सब ये सारे इस तरह से शोषित समाज, ये सारा चीज़ ये ऐसे करके ये लोग क्रिएट करते हैं। तो देखिए, ये महिला जब कांग्रेस पार्टी में आती हैं तो बड़ी संदेहपूर्ण रूट से कई लोगों की अचानक मृत्यु हुई। आपको सब मालूम है, कई लोगों की, एक के बाद लोग लुढ़कते चले गए। रास्ता साफ हुआ तो दो धाराएं कांग्रेस में बनी। एक वो टोपी वाला धारा जो थी, लेजिटिमेसी के लिए तो उनको रखना था, और दूसरी धारा जो थी वो मैडम की धारा थी, वो माओइस्ट वाली धारा। अब वो टोपी वाले में तो सब दो चार, एक बच गया, वो भी बेचारे वो बुजुर्ग आदमी कमर से झुक गए हैं, उनको वो बस फोटो ऑप्स के लिए उनको डाल दिया जाता था। बाकी जो आप जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो वो देखते हैं ना, कम्युनिस्ट कंट्रीज में जो अरेंजमेंट की, द पार्टी इज मोर पावरफुल देन द गवर्नमेंट। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना में अभी जैसे शी जिनपिंग जो है, वो पार्टी का भी हेड है, उसका भी हेड है, मतलब हेड ऑफ स्टेट भी है, और वो चेयरमैन भी है मिलिट्री कमीशन का, वो तीनों चीज़, और उसने डिक्लेयर कर। तो उसी तरह इस विदेशी महिला ने क्या किया कि इसने ये बताने की कोशिश की कि ये पार्टी जो है वो मैटर करता है,
ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये तो मेरा चुना हुआ सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए इसलिए भी जरूरी पड़ी कि एक दूसरा खेमा जो है अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, वो चाहता था कि सरदार जी बने। उनके अपने कैलकुलेट, दोनों ब्लैकमेल करते हैं, एक दोनों ब्लैकमेल कर, जैसे कोल्ड वॉर में भी होता था, नए कोल्ड वॉर में चाइना है। लेकिन इन्होंने कहा, दिखाया कि भाई पावर जो है यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो इसने फिर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का गठन जो था वो छटे हुए माओवादी, छटे हुए एंटी नेशनल्स, छटे हुए एंटी नेशनल। वो आज भी आप देखोगे, वो कहीं कहीं पे एक दो अखबार हैं उनको स्पेस मिलता है, और बाकी तो अब दिखते भी नहीं। छटे हुए एंटी नेशनल्स। और किसी ने, मतलब ये क्या, ये कम्युनिस्ट सरकार है क्या यहाँ पे? क्या ये कम्युनिस्ट सरकार है कि आपके पार्टी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसको एडवाइस कर रहा था? किसको? क्या वो इटालियन में एडवाइस कर रहे थे, इटालियन भाषा में? क्या उनका औचित्य था? लेकिन फिर भी हम लोग को बात समझ में नहीं आई है। तो वहां पे आपने विनायक सेन वाले में देखा, सब कुछ साफ हो गया था उस समय कि क्या होने वाला है। और तो और मैं आपको बता रहा हूं ये कितना खतरनाक और खूनी खेल है। महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला को मारा गया, दोनों कांग्रेसी था। और उसके पहले देखो ना कैसे, मतलब जो सिलसिला जो, और एक ही पार्टी से क्यों लोग ऐसे मारते हैं। उन्हीं के साथ एक्सीडेंट भी होता, हवाई जहाज में भी वही मरते हैं, उधर भी वही मरते हैं, रोड का भी उनका वही एक्सीडेंट होता है। अचानक चेहरा किसी का काला हो जाता है, कोई एलटीटी में से मारा जाता है, तो अगल बगल कोई। साहब उस समय मैं वहाँ पोस्टेड था, मैं चेन्नई में, और राजीव गांधी साहब, मैं उस समय मेरे सीईओ जो थे, मैं उनको लेने गया था। मैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पोस्टेड था। तो राजीव गांधी साहब उस दिन उतरे थे, मैंने उनको देखा था उस दिन, मैं लॉबी में खड़ा था। और बाद में वो हमारे वो पीछे से वो सेंट थॉमस माउंट के से वो श्री पेरुम्बदूर में गए थे। अब आप बताओ कि कोई भी, आप देखते हो ना, कोई वो एक आदमी जो प्रधानमंत्री रहा हो, एक आदमी जो इतना बड़ा लीडर है, साहब मौत के वक्त में एक कांग्रेसी आसपास नहीं था। आप सोच सकते हो? तो ये तो पूरी साजिश ये कब से चल रही है? ये एक कांग्रेसी नहीं था। एक कांग्रेसी का मुझे नाम बता दो। वहां का जो लोकल एमपी था या थी, वो भी नहीं। ठीक है, जिसका नाम आया, जो शक था, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक था, और मुझे वो शक बिल्कुल सही शक था, उससे इन्होंने कोरिलेशन कर लिया। कोई गम नहीं था राजीव गांधी के मौत का। ये तो उसके बाद से क्या होता है कि ये मैं कह रहा था कि जब ये वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा मारे जाते हैं, वो बड़ा मार्मिक दृश्य था, जिस तरह से उनको गोलियों से भूंज डाला था। उसके बाद ये चुनाव के पहले वो राज बब्बर वहां आते हैं और कहते हैं कि ये जो ये माओवादी हैं क्रांतिकारी हैं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि वीसी शुक्ला और महेंद्र कर्मा क्रांतिकारियों द्वारा मारे गए थे। आप यही कहना चाहते हैं ना? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो जिसका सबसे ज्यादा जिस पर शंका थी, उसका नाम इस पूरे उसमें, ये गाड़ी में जा रहे थे, 2-3 आदमी थे, बाकी को मार दिया, इन शख्स को छोड़ दिया। वो आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हैं वहाँ पे, जब कांग्रेस की सरकार आई है। उसका नाम है कवासी लखमा। उस लिखना पढ़ना वो नहीं जानते। तो अब तो माओवादियों को कोई
पैसे भी नहीं उगाने हैं। और वो एरिया ये बड़ा सोच समझ के, छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ना बड़ा रिच है मिनरल्स में। इसकी मैं पूरी इतिहास, आप कभी बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स है और क्या क्या वहाँ धंधा चल रहा है शुरू से, और क्यों वहाँ माओवादियों को बिठाया गया है वो, और उनका लिबरेटेड जोन क्रिएट किया गया है। तो ये महिला, जो विदेशी महिला हैं, इनका ये पूरा माओवादी, अंदर से माओवादी हैं। अब होता क्या है कि आपको मैं फिर 2008 में लाता हूँ। 2008 में बात शुरू होती है इंडो यूएस न्यूक्लियर डील्स, ठीक है। अब सरदार जी पे भी बहुत प्रेशर था। मैं मेरिट्स डिमेरिट्स पे नहीं जा रहा हूँ न्यूक्लियर डील के, ठीक है ना। तो उन पर भी बहुत प्रेशर था। अब ये जब लेफ्टिस्ट ने इसको अपोज किया तो सरदार साहब ने कहा कि मैं रिजाइन कर दूंगा। आपको मालूम है उसके बाद जो गर्मा गर्मी, बहस, लेन देन, आगे पीछे जो भी चला, सबसे ज्यादा समस्या विदेशी महिला को था। विदेशी महिला ने बहुत कोशिश किया। वो तो कहती थी कि मैं वामपंथियों के उसमें मैं बड़ा खुश रहती हूँ कंपनी में। उन्होंने एक ये बात कहा था। खैर, सरदार साहब ने अपनी सरकार बचा ली। मैडम